नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे उस राजनीति की जिस राजनीति की तुलना की जाती है पहले वाली राजनीति से, तो कई तरह की खामियां निकल कर आती हैं। चाहे आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात करें या फिर आपस में छींटाकशी की बात करें। पहले जो राजनीति का स्तर हुआ करता था उससे राजनीति का स्तर अब अलग क्यों हो गया है। पहले एक सदन में बैठे विपक्ष के और सत्ता पक्ष के नेता आपस में एक दूसरे की चाहे मतभेद होने के चलते बुराइयां करते हों, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हों, लेकिन कई बार तो ऐसे भी उदाहरण देखने को मिले हैं जिसमें सदन के अंदर एक दूसरे की अच्छी बातों को लेकर उनकी तारीफ की गई। सदन के बाहर तो सारे मनभेद और मतभेद खत्म ही हो जाते थे, वहां पर एकजुट होकर बैठते हुए नजर आते थे। इसी के साथ जब मुद्दों की बात आती है तो जहां प्याज और आलू और सिलेंडर जैसे मुद्दों पर सरकारें गिर जाया करती थी, आज उन मुद्दों को बिल्कुल गौण सा कर दिया गया है। ऐसी क्या वजह है और इसमें सुधार की जरूरत कितनी है, कैसे की जा सकती है? चाहे हम सियासी मुद्दों की बात करें या फिर जब सियासत आरोप प्रत्यारोप तक पहुंचती है तो बहुत ज्यादा पर्सनल क्यों हो रहे हैं लोग? नेता इतने पर्सनल और निजी आक्षेप चरित्र हनन पर क्यों आ गए हैं? इसे कैसे सुधारा जा सकता है? एक थोड़ा सा अलग विषय है, इसको लेकर बात करने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर राखी राठौड़ जी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं और देवेंद्र यादव जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वर्णिम जी एक बार शायद तकनीक खामी की वजह से चले गए, एक बार वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए राखी जी आपके पास आना चाहेंगे। राजनीति मुझे वो दौर याद आता है जब अटल बिहारी वाजपेयी राजीव गांधी की या फिर इंदिरा गांधी की तारीफ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के नेताओं की एक दौर में तारीफ करते हैं, लेकिन ये कुछ बड़े नेताओं में सीमित रह गया है। बाकी जब हम उससे निचले स्तर पर हम नेताओं की तरफ आते हैं तो एक दूसरे पर निजी आक्षेप लगाना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर बात करना, जबकि उनका हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत जीवन होता है, लेकिन उसका एक सियासी जीवन भी होता है। सियासी जिंदगी उसकी आम आदमी से जुड़ी हुई होती है, उसके मुद्दों से जुड़ी हुई होती है। ये जो राजनीति का गिरता हुआ स्तर है, आपको कारण क्या नजर आता है और क्या निदान नजर आता है? निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल ठीक बात की प्रभात जी। जिस तरह का दौर उस समय था उससे बहुत परिवर्तित दौर यहाँ पर अब नजर आता है। वैसे तो चुनाव और राजनीति जो है वो समय के साथ, और सिर्फ चुनाव और राजनीति नहीं, हर चीज समय के साथ में चेंज होती है और वैसा ही काम यहाँ पर भी हुआ है। मैं सबसे बड़ा जो इसमें एक कारण मानती हूँ वो सोशल मीडिया को भी मानती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार फॉलोअर्स होते हैं वो लोग भी ट्रोल करना और जैसे जो राजनेता है उसके निजी जीवन के बारे में अलग अलग बातें करना। और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आपको अपना पूरा जीवनी अगर निकालनी है तो आप चुनाव लड़ लीजिए। जैसे मैं भी कई जगह से कई बार मैंने चुनाव लड़े हैं, तो हर बार चुनाव लड़ने के साथ साथ आपकी पूरी चीजें लोग निकाल देते हैं, जबकि उसका उस पर्सनल लाइफ का आपके राजनीतिक जीवन से कोई सरोकार नहीं होता। खैर चांस की बात है कि ऐसा मतलब कोई मुझे वैसे उससे फर्क नहीं पड़ा, तो मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसी चीजें जनरली होती हैं। तो सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, क्योंकि वहां पर ये चाहते हैं सभी नेता कि वे हमारी जो बात है वो सबसे ऊपर रखी जाए, और इतनी जल्दी आजकल सर्कुलेट होती हैं चीजें, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि चीजें जो है वो बहुत ज्यादा एक गिरता हुआ स्तर मैं कहूँ तो निश्चित तौर पर होता है। तो जहां तक राजनीतिक क्षेत्र की बात है, और डिटोरिएशन देखिए हर क्षेत्र में हुआ है। जहां पर पहले जो मूल्यों की हम बात करते थे, आज मूल्यों की अगर हम बात करें तो ना केवल राजनीतिक से क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर, कहाँ मॉरल एजुकेशन की पढ़ाई हमारे स्कूलों में पहले कराई जाती थी, लेकिन आजकल वो मॉरल एजुकेशन बच्चों में भी नहीं है। तो वो परिवार संस्कार, वो अगर बात करूं वहीं से शुरुआत होती है इन चीजों की, क्योंकि घर से ही सबसे पहली शिक्षा किसी भी जने की स्टार्ट होती है। तो ना केवल राजनीतिक क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र के अंदर भी अगर देखें तो मॉरल्स, जो हमारी संस्कृति हमारे संस्कार थे, उसमें कहीं ना कहीं डिटोरिएशन आया, जिसमें बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर्स मैं मान सकती हूँ। चाहे वो घर से रिलेटेड, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं जहां पर कि एकल परिवार के प्रचलन के बाद से बच्चों में जो संस्कार है, और वही बच्चे आगे की जनरेशन को डेवलप करते हैं, आगे का टाइम डिसाइड करते हैं। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया, जो ओवर एक्सपोजर है, इंटरनेट जो है आजकल बच्चों को जिस तरह से गया है, और वैसा ही वही कारण मुझे लगता है कि जिसकी वजह से अभी जो डिटोरिएशन हमें देखने को मिलता है, जिस तरह से भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। और ना केवल विपक्ष के लोगों के लिए, मैं कई बार तो ऐसा देखती हूँ कि एक ही पार्टी के दो लोग जो है वो ही आपस में जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो भी बहुत ही मतलब इनएप्रोप्रिएट भाषा होती है, जो ऑब्जेक्शनेबल भाषा होती है। तो ये चीजें बेसिक संस्कारों से आती हैं, और निश्चित तौर पे ये चीज रुकनी चाहिए एक तरीके से। और मैं मोटी बात ये कि देखिए, पब्लिक से भी मैं तो निवेदन यही करूंगी कि एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव हम करें उस समय, जब चुनाव करते वक्त की जो
आपको लगे कि जिसका बैकग्राउंड चेक करके, जिसका ऐसा चेक करके कि भी उसने किस तरह का काम किया हुआ है पहले से, क्या उसकी मानसिकता है, किस तरह की नीतियों के साथ में वो आना चाहते हैं, इन सबको चेक करके अगर किया जाएगा तो निश्चित तौर पे एक क्यूमुलेटिव एफर्ट है। कोई एक सिंगल जी पार्टी नहीं, कोई एक सिंगल आदमी नहीं, सब मिलके करेंगे तो निश्चित तौर पे इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। जी। स्वर्णिम जी, बिल्कुल जो बात इन्होंने कही कि एक घर से शुरुआत होनी चाहिए। पहले जो बच्चों को स्टोरी पढ़ाया करते थे, उस स्टोरी का एक मोरल होता था, मोरल ऑफ द स्टोरी, ये वो कंक्लूड होता था कि इस स्टोरी को तो आपने देखा, लेकिन उसका उससे सीख क्या मिली। पॉलिटिक्स में भी ये बात सही है कि मोरल ऑफ द जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल खत्म सा हो गया है। मुझे वो भी दौर याद आता है जब खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बात कही थी कि शायद उनके कोई ऑपरेशन होना था और उस ऑपरेशन के लिए बहुत खर्चा होना था और उन्हें विदेश जाना था। तो उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो देश में डेलीगेशन जाने वाला था, भारत का प्रतिनिधित्व मंडल जाने वाला था, उसमें उनका नाम शुमार किया ताकि वो प्रतिनिधि मंडल के साथ वहां पर जाएं। जो भी सियासी काम है वो करने हैं वो करें, लेकिन उसके साथ ही वहां पर वो अपना इलाज भी करवा पाए। आज तो इस बात को सोचना ही बड़ा दूर लगता है। मतलब ट्रोलर्स की जैसे उन्होंने बात की कि आज तो ट्रोल करने में लोग इसलिए ट्रोल करते हैं, उनको लगता है कि ट्रोल करेंगे तो उस पर अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते ही नीचे बहुत ज्यादा उनके ट्रेल्स आएंगे और जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ज्यादा वो फेमस होंगे। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, ये बात सही है राखी जी ने जो कहा कि शुरुआत घर से ही होती है संस्कार की। जो संस्कार मिलेंगे वो ही आगे जाकर के बच्चा जो है या जो बड़ा होगा, जो राजनीति में आए या किसी भी प्रोफेशन में आए, उसी को तो आगे बढ़ाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी राजनीति की जो आप बात कर रहे हैं, पहले राजनीति करते थे समाज के लिए, देश के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते थे, प्रिंसिपल्स के आधार पर करते थे। कभी मैंने ये भी देखा बड़े से बड़े नेता चुनाव भी नहीं लड़े, उनका कहीं ऐसा लगा कि उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है तो चुनाव से भी हटे। ऐसे उदाहरण भी आए, ऐसे उदाहरण भी आए कि 8 बार के सांसद को मैंने खुद ने देखा दिल्ली में, वो संसद से अपने घर जाते थे या कहीं जाते थे तो बस का इस्तेमाल करते थे, उनके पास कार नहीं थी। ऐसी भी चीजें थी। लेकिन अब वो शायद चुनाव लड़ने वाले के लिए चुनाव जीतना ध्येय रह गया कि किसी भी तरह से मैं चुनाव जीतूं, लोगों में चर्चा का विषय बना रहूं। पहले होता था कि अपने काम के आधार पर चर्चा में आते थे, जनता से जो जुड़ाव होता था वो सीधा होता था। अब अगर जो आप कह रहे हैं सोशल मीडिया के मार्फत जुड़ाव है, तो सोशल मीडिया के नियमों को पालना करना आवश्यक हो जाता है। उसमें यह है कि आपको चर्चा के लिए जो भी आप शब्दों का या इस तरह के शब्द जो एकदम से सनसनी फैला सके उनका इस्तेमाल करते हैं लोग, तो वो चीज सही नहीं है। आगे आने वाले समय में मैं ये मानता हूँ कि जब जनता देखती है, उनको काम चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसको वो घर में बिठा करके या घर में बुला करके अपने परिवार के साथ नहीं बिठा सकते या बातचीत में शामिल नहीं कर सकते। निश्चित रूप से ऐसे लोगों का बहिष्कार करेंगे, ऐसे लोगों से दूरी बनाएगी जनता। ऐसा होगा क्योंकि जनप्रतिनिधि वही है सच्चा जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच रह सके और जनता जिसे प्रेम पूर्वक, आग्रह पूर्वक या अपने घर तक, अपने परिवार तक ला सके या उससे उसका जुड़ाव हो। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से या कहना चाहिए किसी अपशब्दों का इस्तेमाल करके जो लाइमलाइट में आते हैं, इस तरह का कोई व्यक्ति होगा तो उस व्यक्ति को आप अपने घर नहीं ला सकते हैं, अपने परिवार के साथ नहीं बिठा सकते हैं, मिलवा नहीं सकते हैं। तो वो लंबी रेस का जो चलने वाला राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता, वो ज्यादा दिनों तक चुनाव नहीं जीत सकता। इसीलिए कतिपय आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेता हैं जो अलग अलग कारणों से लाइमलाइट में रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता जो पुराने समय में होता था। हम सुनते थे कि एक ही चुनाव क्षेत्र से 7 बार, 8 बार, 9 बार चुनाव लड़ा और जीते। वो इन नेताओं को हमेशा अपना क्षेत्र बदलना पड़ता है, बदल के दूसरी जगह जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप इस तरह से जो है किसी भी कारण से एक बार तो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन शुचिता नहीं है, आपकी वाणी पे संयम नहीं है, आपके संस्कार अच्छे नहीं है, तो वहां की जनता से आप सीधा जुड़ाव नहीं रख सकते। आज जिन नेताओं को हम देखते हैं कि बहुत अखबारों में सुर्खियों में बने रहते हैं, सनसनी खेज बातें करते हैं, लेकिन उनका होता क्या है? चुनाव दोबारा लड़ना पड़ जाए उसी क्षेत्र से, हार जाते हैं। नया क्षेत्र उनको चाहिए, नए क्षेत्र में जाएंगे, फिर वहां पे वही अपनी जो है उनकी कवायद करेंगे। लोगों के बीच जोड़ना तो अलग बात है, चर्चित होना उनका मकसद होता है। तो ऐसे लोग जो चर्चा में तो आ सकते हैं लेकिन वहां के नेता नहीं बन सकते, जनप्रतिनिधि नहीं बन सकते। चुनाव जीतना और जनप्रतिनिधि बनना, जनता का सेवक बनना, ये फर्क है। ये पहले के राजनीति में अलग चीज थी, अब की राजनीति में अलग चीज है। पहले हम देखते थे कि चुनाव प्रचार, हमने देखा हमारे पूर्वज जो लड़ते थे
एक गाड़ी लेके निकलते थे, गांव में जाते थे, वहां आवाज दे करके बुलाते थे, भैया आ जाओ, सारा गांव इकट्ठा हो जाता था, बात कर लेते, खुद ही रास्ता बताते हुए चलते थे कि अब इस गांव में ले लो, अब इस जगह ले लो। अब आपको सोशल मीडिया का भी सहारा लेना है, आपको जो कहना चाहिए प्रचार की जो कंपनीज है उनका भी सहारा लेना है, होर्डिंग्स लगवाने हैं। ये सब पहले जरूरत नहीं थी, अब जरूरत है। इसलिए है क्योंकि आप सीधे सीधे दिलों में नहीं हो, आप पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं हो। तो ये सब बदलाव लाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे नेता भी हैं जिनको किसी प्रचार माध्यम की जरूरत नहीं होती है, चुनाव जीतते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं, लगातार एक ही क्षेत्र से जीतते आ रहे हैं। उन लोगों को फॉलो करना चाहिए, उन लोगों के क्या कारण है वो बार बार जीत रहे हैं, ये अगर हम आत्मसात करेंगे, इस तरह के अगर हम अपनी तैयारी करेंगे, तो निश्चित रूप से जन नेता और जनप्रतिनिधि बनेंगे। और सभी पार्टियों को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। देवेंद्र जी, कोई सरकारी अधिकारी या कोई कर्मचारी किसी तरह का कोई उस पर या तो कोई आरोप लग जाता है या फिर वो जेल चला जाता है, उस पर कुछ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, तो उसकी सरकारी नौकरी चली जाती है। लेकिन राजनीति ने अपने आप को उस जगह पर, उस मुकाम पर अपने पहुंचा लिया है कि उस पर चाहे कितने भी आरोप लगें, कितने भी आक्षेप लगें, उसमें सिर्फ एक जवाब दिया जाता है कि ये राजनीति से प्रेरित आरोप है और अभी उस पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है, साबित नहीं हुआ है। कई बार तो साबित होने के बाद, जेल से वापस आने के बाद वो वापस राजनीति में अपना एक नया पदार्पण करते हैं और एक अलग लेवल पर आ जाते हैं। ये जो अलग दायरे पर लेकर राजनीति ने अपने आप को खड़ा कर दिया, और ये सिर्फ एक दल की बात नहीं है। ऐसे किसी मुद्दे पर जिसमें राजनीति, किसी भी राजनेता को कुछ विशेषाधिकार या कुछ विशेष चीजें देने की बात जब आती है, तो सारे जो दल हैं वो एक साथ हो जाते हैं। चाहे उनके पैसे बढ़ाने की बात हो, विशेष अधिकार देने की बात हो, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ग्रांट देने की बात हो। ये भी एक ऐसा कारण रहा है जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। उनको लगता है कि हम चाहे कैसे भी दलदल से निकलकर बाहर आए, राजनीति एक तरह से यह हमारे लिए अवार्ड है कि अगर हम पर ज्यादा आरोप लगे हैं तो हम ज्यादा अपने आप को अच्छे स्तर पर राजनीति में देख पाएंगे। सरकारी अधिकारियों से अलग जो ट्रीटमेंट मिलना या विशेष ट्रीटमेंट मिलना, यह भी एक कारण रहा है। देखिए प्रभात जी, राजनीति को ये बड़ा जो बदलाव नजर आया, ये पिछले 8-10 साल में नजर आया। इससे पहले के अगर आप उदाहरण देकर उठा करके देखेंगे तो इतनी खराब राजनीति देश में नहीं थी। जब एक वक्त वो था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वोट कम होने के कारण से सरकार छोड़ दी थी, और अब देश में वो दौर आ गया जब सरकार और विधायकों की खरीद फरोख्त करके उनको डरा धमका करके सरकार गिराई जा रही है। हम लोग तो इससे सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। आम आदमी पार्टी लगातार इस पीड़ा को झेल रही है। दिल्ली में हमारी 2 बार सरकार बनी प्रभात जी, पहले तो बार कारण आपने बता दिया। पे आ रहा हूं। अब देवेंद्र जी एक सेकंड, मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मैं बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने मेरे ख्याल से बिल्कुल आप बिल्कुल वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व यहाँ पर रखते हैं सभी लोग। लेकिन मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा अपन भी इस बातचीत के आज के जो डिबेट के स्तर में थोड़े से राजनीति पर, अपन पर्सनल अपनी पार्टी के साथ क्या हुआ, ठीक, हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्या हो सकता है निदान, उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। वही कारण बता कि 2 बार जब एक चुनी हुई सरकार को, जब किसी भी सरकार को अगर काम करने नहीं दिया जाएगा तो वो राजनीति में वो एक समस्या है, और ये समस्या बड़ी बनती जा रही पिछले लगातार कुछ समय से। किसी सरकार को अगर जनता ने चुन करके सत्ता दी है तो उसको काम करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में जो हो रहा है देश में कि एक चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये समस्या देश की सभी विपक्षी सरकारों को आज के समय आ रही है। और ये समस्या मतलब जब तक नहीं सुलझेगी तब तक जनता के जो वोट जो है उसका तो सम्मान क्या नजर आता है? फिर निदान क्या नजर आता है आपको? यही निदान नजर आता है कि देश की चुनी हुई सरकार को काम करने दिया जाए। देश में जो लोकतंत्र के तहत जो कानून बने हुए हैं कि कुछ मुद्दे स्टेट के आते हैं, कुछ मुद्दे सेंटर के आते हैं, कुछ मुद्दे दोनों के कॉमन है, तो उनको उन अधिकारों के तहत काम करने दिया जाए। जब हम कानूनों को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली राजनीति स्वच्छ हो जाएगी, राजनीति अच्छी होगी, सभी को अच्छी लगेगी। लेकिन अगर ये गिरेगी लगातार इसी तरीके से तो सबको झेलना पड़ेगा। आज हम झेलेंगे तो दूसरी पार्टी झेलेगी। ये तो आपने हालात बता दिए, मैं तो सॉल्यूशन की, जैसे इन दोनों ने मेरे को सॉल्यूशन यही है ना। सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि देखिए 2-3 चीजों की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप सार्वजनिक जीवन में नेता हैं और सोशल मीडिया की जैसे बड़ी बड़ी अभी बातें, और मैं उन पे यही कहना चाहूंगा कि बड़े बड़े नेता ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो गालियां देते हैं, जो ट्विटर पर ट्रोल करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। बड़े नेताओं को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को अवॉइड करे। मैं ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथी भी जिम्मेदारी लें आज
कि जो लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं महिलाओं को, जो गाली गलौज करते हैं, उनको हम फॉलो नहीं करेंगे, उनको हम समर्थन नहीं करेंगे, उनको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। दूसरी, हमको एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम एक दूसरे का, जो चुने हुई सरकार है, उनका सम्मान करें, लोकतंत्र का सम्मान करें, लोगों के विश्वास का, उनके बहुमत का, उनके वोट का सम्मान करें, तभी राजनीति स्वच्छ हो पाएगी। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात की। अब राखी जी, आपने इनकी बात को सुना, अगर आपके पास कोई जवाब है तो वो तो आप दे ही दीजिएगा, लेकिन अब मैं थोड़ा सा, ये तो रही राजनीति की बात, अब मैं मुद्दों की तरफ आता हूँ। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की हमने बात की, एक दूसरे पर राजनीतिक चरित्र हनन होता है, वो ठीक है। अब मुद्दों की बात पर आते हैं। एक वो दौर भी था, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, कि जो आम आदमी से जुड़ा मुद्दा था, प्याज, सिलेंडर, आलू, चीनी, या फिर महंगाई, अगर हम ओवरऑल की बात करें, वहां, या भ्रष्टाचार की बात करें, उन पर सरकारें गिर जाया करती थी। और उसके बाद अगला जो दौर शुरू होता था, ये जो नई सरकार आती थी, वो उन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार बनाती थी। अब ये जो जमीनी मुद्दे हैं, ये हवा हवाई हो चुके हैं। मुद्दे अब कुछ और हो गए हैं, इतर हो गए हैं, जिनमें ये भी जो, जिस हमने फर्स्ट हाफ में जो बात की थी, कि एक दूसरे के कैरेक्टर्स को लेकर बात उठाते हैं और उसको राजनीति, जो सियासी जमीनी मुद्दे होते हैं, उससे सुपरशिएट कर देते हैं, उन मुद्दों को आगे लेकर आ जाते हैं। इन मुद्दों को वापस जमीन से उठाकर वापस उस लेवल तक कैसे लाया जाए, और इसके लिए आम आदमी की भी क्या भूमिका होनी चाहिए? राजनेता के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर तो आप अपनी बात रखेंगे ही, लेकिन आप जनता से भी क्या उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल, मैं तो प्रभा जी ये कहना चाहूंगी, देखिए कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उनका सबसे पहला टारगेट जो होता है वो चुनाव जीतना है। और हम लोग ये कहते हैं कि ये युद्ध है और युद्ध में सब कुछ वाजिब है, ऐसी एक बात कही जाती है, क्योंकि चुनाव एक राजनीतिक दल के लिए, एक राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें कोई भी चीजें जो जरूरत है वो हम करेंगे, क्योंकि हम अपनी पॉलिसीज तभी अप्लाई कर पाएंगे, या अपनी विचार तभी कर पाएंगे, या जो काम करना चाहते हैं वो तभी ग्राउंड पे ला पाएंगे जब हम सरकार में होंगे। तो सबसे पहली प्राथमिकता जो एक राजनीतिक दल के लिए हो जाती है, वो ये हो जाती है कि वो सबसे पहले उस चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराए। यहाँ पर देखिए होता क्या है, आपने कहा मुद्दे डाइवर्ट हुए, मुद्दे डाइवर्ट हुए, तो देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रोल, अगर मैं कहूँ तो, जी जी, कंटिन्यू कीजिए, आ रही है आपकी एक बहुत आवाज। बड़ा रोल जो अगर मैं कहूँ तो डिपेंड करता है कि जनता का भी, क्योंकि क्या होता है कि आप जब चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव के बीच में, तो हर जना, हर प्रतिनिधि अपने अपने मुद्दे रखता है। मेरे पास बहुत सारे पॉइंट होंगे, विपक्ष के पार्टी के पास बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो मुख्य बात यह है कि उन पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो कि आप, जो जनता को लगे कि हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, उसका चुनाव भी सही तरीके से हो। क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहती कि सिर्फ जनता पे ही ये भार है, या सिर्फ, एक बैलेंस बिठाने की आवश्यकता है कि दोनों जब मिलकर के काम करेंगे, निश्चित तौर पे अगर दृढ़ संकल्पित हो जाए हम सभी कि हम लोग सिर्फ उसी व्यक्ति का चुनाव करेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ के जो मुद्दे हैं, जो हमको जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उन पर अगर खड़े रहेंगे, तो निश्चित तौर पे जनता भी उसी का चुनाव करेगी जो उनके जो रिलेटेड फैक्टर्स हैं उन पर बात करेगा। अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पे, क्योंकि धीरे धीरे हुआ क्या कि चीजें डाइवर्ट होती गई, और आप देखिए आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, यहाँ पर अलग अलग सूचनाएं पहुंचती हैं, उनकी क्या रिलायबिलिटी है, नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज कोई भी, मुझे अगर मान लो प्रसिद्धि पानी है, तो मुझे प्रभात जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव प्रसिद्धि मिल रही है या पॉजिटिव मिल रही है, जैसे भी हो, मुझे तो बस अब आना है सामने। तो ये जो एक मानसिकता बन गई है, ये बहुत मुश्किल मानसिकता है कि नेगेटिविटी। आज देखिए, आप अधिकारियों की भी बात करो, पहले भ्रष्टाचार के आरोप में कोई अधिकारी फंसता था तो एक सोशल बाइकॉट हुआ करता था। आज देखिए क्या स्थिति है, आज अगर एसीबी पकड़ भी लेती है और पकड़ के बाद गिरफ्तार करके 2-3 महीने में जमानत हो जाती है, घर आते कोई बॉयकॉट नहीं होता, ना परिवार करता है और ना समाज करता है। तो यही बात है कि ये जरूरत है इस बात को कि अगर कोई भ्रष्टाचार, ये व्हाइट कॉलर क्राइम जिसको हम कहा करते हैं, ये इनका भी कहीं ना कहीं सोशल बॉयकॉट होना चाहिए। अगर कोई हमारे मुद्दों को नहीं उठा रहा, चाहे किसी भी तरह से, क्योंकि एक देखिए भ्रष्टाचार अगर मैं कहूं तो सरकारी डिपार्टमेंट में तो जड़ों में पहुंच चुका है। हम जो 4 लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन सब जगह इस तरह से रूट लेवल पे भ्रष्टाचार आप पहुंचता है, और हम सब ने फील किया है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूं या स्वर्णिम जी अकेले हैं या देवेंद्र जी अकेले, हर एक ने फील किया कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो इस लेवल पे गया है। इसलिए एक देखिए, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते मुझे भी उस भ्रष्टाचारी को बॉयकॉट करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और मनी माइंडेड सिस्टम जो हो गया है, पैसा होना चाहिए, चाहे अगले के पास क्वालिटी हो नहीं हो, चाहे अगले के पास में ये कैपेबिलिटी नहीं हो, चाहे कि वो अपनी पूरी पोजीशन को प्रॉपर फुलफिल कर पाए नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं ये जो मानसिकता है, इसको चेंज करने की आवश्यकता है। जनता से भी मैं निवेदन करूंगी कि अब 2023 में फिर इलेक्शंस आ रहे हैं, आप तो उसी
कैंडिडेट को वोट दीजिए जो आपके विषयों को ऊपर लेकर जाए, जिससे कि आप ये समझते हो कि वो सही तरीके से ईमानदार छवि का व्यक्ति हो। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि जो इस तरह की प्रवृत्ति, जैसे हम कई माफियाज की भी सुनते हैं, तो वो इलेक्शंस पे इलेक्शंस जीते जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं सरकार में हस्तक्षेप रहता ही रहता है। तो उसके लिए जनता को कहीं ना कहीं बॉयकॉट करना पड़ेगा, और इतना बड़ा लोकतंत्र में उनके पास हथियार है जिसके माध्यम से वो निश्चित तौर पे इस तरह के माफियाज को नीचे ला सकते हैं। तो प्रयास करना चाहिए, सब मिलकर प्रयास करेंगे तो फायदा होएगा। स्वर्णिम जी, ये प्रजा की एक शिकायत, कॉमन शिकायत आपने मान के चलें कि 5 साल के लिए सरकार चुनकर आती है, 4.5 साल उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है, और लास्ट के जो 6 महीने बचते हैं, जिसको ये कहा जाता है कि चुनावी वक्त बचा हुआ है, उस दौर में इतनी घोषणाएं सियासत करती हैं कि उनको ये लगता है कि प्रजा को ये लगने लगता है कि अब मेरा दौर शुरू हुआ। ये सिर्फ उन 6 महीनों के लिए क्यों, ये पूरे साल भर के लिए क्यों नहीं? इसका एक कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये कि एक तो जो जनता की याददाश्त है ना, वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं रहती, उसे बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक चीजें याद नहीं रहती, और इसी वजह से चुनाव से बिल्कुल जस्ट नजदीक जो घोषणाएं और जिस तरह की बातें, जिस तरह के वादे सियासत की तरफ से किए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा घातक है। पूरे 5 साल के लिए अगर जनता के लिए कामकाज करने का अगर सियासत मानस बना ले, तो मुझे लगता है कि ये सारी शिकायतें दूर हो जाए। देखिए प्रभात जी, आपने आज बड़ा अच्छा विषय लिया। मैं कोई आज राजनीतिक बात करना नहीं चाहता, मैं मेरी पार्टी की या विरोधी की मैं किसी की बात नहीं करना चाहता, लेकिन अब देवेंद्र जी ने एक बात कही तो सबसे ज्यादा आज तो हमें भाई, हमारे साथ तो कभी कोई आया नहीं, हमारी सरकारें तो हमारी गिरी थी, 3-3 4-4 स्टेट में बनी हुई सरकार गिरी थी। क्या छोड़िए, आज दूसरे विषय पर रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दा यह है कि भ्रष्टाचार या धनबल बाहुबल के आधार पर जो राजनीति करते हैं, इसको कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में सोशल एक्सेप्टेंस मिली है, सोशली एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने कि भ्रष्टाचार तो है ही। राखी जी बिल्कुल सही कह रही थी कि हमें इसको हटाना होगा, रोकना होगा, भ्रष्टाचारियों को दूर करना होगा। ये राखी जी की बात बिल्कुल सही है। अगर भ्रष्टाचारी का हम आज बहिष्कार नहीं करेंगे और हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये तो है ही, ये तो अब प्रिवेलिंग जो है, कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार तो रहेगा ही, ऐसा सोचना ही कमी है, ये गलत है। इसी से बढ़ावा मिलता है भ्रष्टाचार को और सब चीजों को। जिस दिन हम भ्रष्टाचारी को या ऐसे अकर्मण्य नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को जो जनता के बीच, आपने कहा ना कि 4.5 साल तक कुछ नहीं करें और बाकी 6 महीने में जाकर के जो है जनता के बीच घोषणाएं करें, अंबार करें, उनको छोड़ दीजिए। क्योंकि जनता को सबसे बड़ा जो अधिकार अगर कोई हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रहा है, तो सारे अधिकार एक तरफ है, वोट का अधिकार एक तरफ है, सबसे बड़ा अधिकार है ये। आपको अपना भविष्य चुनने के लिए, अपने आगे आगामी जीवन चुनने के लिए, आगामी आपका कैसी पॉलिसी चाहिए, देश कैसा चाहिए, ये चुनने के लिए आपको वोट का अधिकार मिला, और उसी के तहत ही सरकारें बनती हैं। ये सबको समझना होगा। जिन जिन चीजों को, जिन जिन बातों को आपने स्वीकार कर लिया कि ये तो चलता है, ये बात अब छोड़नी होगी। और बहुत जगह हमने देखा कि ऐसा अब लोग करने लगे हैं, चर्चा करने लगे हैं, अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करने लगे हैं, पूछने लगे हैं। जानते हैं पहले होता था कि सिर्फ वोट देकर के या तो सरकार ले आते थे या हटा देते थे, अब लेकिन जनता चर्चा करती है। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में जो चर्चा आती है वो इसका एक भाग है कि हमारी जनता अब सोच रही है, बात कर रही है, आकलन कर रही है, इवेल्युएट कर रही है सरकार को या जनप्रतिनिधि को। तो वो चीज है। हाँ, जो राखी जी ने कहा कि बेसिर पैर के मुद्दे जो भी आप ऐसे लिए हैं जिनकी कोई सैंक्टिटी नहीं है, सही है या गलत है, इन मुद्दों को छोड़िए, अपने जनप्रतिनिधि की, सरकार की चर्चा करते हैं, अच्छी बात है, उसकी बुराई गिनाइए, बुराई लाइए, गलती है कमी निकालिए, सारी चीजें आएंगी। लेकिन ऐसे जो मुद्दे जो सामाजिक रूप से बांटने वाले होते हैं, जब कोई ऐसी अफवाह उड़े या ऐसी कोई चीज आए, तो सबसे पहले उसका वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। ये चीज वेरीफाई कर लेनी चाहिए। ये सब मिलकर के करें तो ही हो सकता है। यदि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो ये व्हाट्सएप तो ऐसी चीज है जो सिर्फ आपकी जेब में है, ट्विटर और फेसबुक सबके सामने, तो वहां कम होता है। लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारी ऐसी गलत जानकारियां जाती है लोगों के भी। मान लीजिए मैं जनप्रतिनिधि हूँ, राखी जी जनप्रतिनिधि है, तो चुनाव जीती हुई है, इनके बारे में कोई गलत कैंपेन चला दे, तो वो उसको वेरीफाई करने के लिए राखी जी को तब तक पता नहीं पड़ेगा जब तक कि कोई इनको आके बताए नहीं। तो ये चीज गलत है। इसको सबको सोचना होगा कि किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो,
आप या तो कैंपेन ना चलाएं, अगर कैंपेन चल रहा है तो ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसका जवाब है, जिसके खिलाफ चल रहा है, वो तो जवाब देने के लिए आपके फोन में नहीं आ देवेंद्र जी की सकता। और राय ले लेता हूँ, समय कम है जी। देवेंद्र जी की भी राय ले लेता हूँ। देवेंद्र जी, जो अभी लबोलुभाव सामने आया उसमें मुझे लगता है कि राजनीति विज्ञान जो विषय है वो राजनीति करना सिखाता है। ये मतलब राजनेताओं का एक विषय हो गया जो या राजनीति में जाना चाहते हैं उनके लिए कि राजनीति कैसे करें, उस विज्ञान को समझे। लेकिन अब मुझे लगता है कि एक ऐसे विषय की भी जरूरत है कि एक अच्छी प्रजा कैसे बने या एक अच्छा राजनेता कैसे चुने, ऐसा भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसकी शुरुआत मुझे लगता है कि राखी राठौड़ जी ने बहुत बढ़िया कहा है कि इसके लिए कोई पाठ्यक्रम वैसा नहीं, अगर बुक्स में नहीं है तो अलग बात है, लेकिन घर में ये हम आज से एक्सरसाइज शुरू करें कि एक अच्छा राजनेता कैसे चुना जाना चाहिए या फिर मुद्दों की राजनीति की तरफ वापस हमारे पॉलिटिशियंस को कैसे लाया जाए। देखिए प्रतीक, जो बात आपने कही वो बात से मैं भी सहमत हूं, और हम लोगों ने, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज शुरू भी कर दी है। दो चीजें कर रहे हैं जो सभी पार्टियों को करनी चाहिए राजनीति से प्रयोग। एक है हैप्पीनेस करिकुलम नाम से हमने एक चीज शुरू की है दिल्ली में, जिसमें सभी बच्चों को साथ बिठा करके उनको कैसे खुश रहा जाए, कैसे जीवन के प्रति सीरियस रहा जाए, वो सब सिखाया जा रहा है। और दूसरी चीज जो शुरू की है वो संविधान की पढ़ाई की एक एक्स्ट्रा क्लास हमने शुरू करवाई है 9वीं और 10वीं के बच्चों को, जिससे उनकी संविधान के प्रति जो जागरूकता जो है वो बढ़े। क्योंकि जब बच्चे संविधान के प्रति जागरूक होंगे तो ही वो सही और गलत को समझ पाएंगे, वरना वो रट्टू तो तब ही आगे बढ़ेंगे और वो समाज में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। तो दो चीजें हमने शुरू की, सभी को करनी चाहिए। तीसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सोशल मीडिया के लिए, जो थी कि सोशल मीडिया की शुरुआत हम सबको घर से करनी पड़ेगी। यहाँ हम लोग जो बैठे उनको तय करना पड़ेगा कि हम किसी भी गलत का समर्थन ना करें, ट्रोलर्स का समर्थन ना करें, महिलाओं का अपमान करने वालों का समर्थन ना करें। चौथी चीज जो हमको ये चीज सबको, ये जिम्मेदारी जो है, जो राजनीति खराब हुई है, संयुक्त जिम्मेदारी है। संयुक्त जिम्मेदारी के तहत हमको ये चीज तय करनी पड़ेगी कि पार्टियों में भी हम इस चीज को आवाज उठाएं, अपने इंटरनल सिस्टम्स में, अपने इंटरनल मीटिंग्स में, कि गलत है, ये सही है, इसके खिलाफ ऐसे जो होना चाहिए। तो ये चीजें जिस दिन शुरू हो जाएंगी उस दिन राजनीति स्वच्छ हो जाएगी और चीजें बदल जाएंगे। बिल्कुल, ये बात सही है कि प्रभात जी, मीडिया का भी रोल इम्पोर्टेंट है इस तरह की। मैं मानता, मैं यही कहने वाला था, मीडिया भी इसमें एक रोल प्ले करेगा। मैं यही कहने वाला था, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें किसी बांग्ला जो मुद्दा था उसको लेकर बांग्ला के कुछ पैनलिस्ट बैठे हुए थे और उसमें उन्होंने जो भी अपना पक्ष रखा, लेकिन मीडिया ने जिस तरह से जूम कर करके उनके चेहरों को दिखाया और जो मूवमेंट था कैमरामैन का, पैरों की उसकी ताकत थी, कितना उसने मूवमेंट लिया। मीडिया की भी जिम्मेदारी बैठती है कि वो क्या सेलेक्टिव चीजें ऐसी हैं जो जनता तक सही तरीके से पहुंचाई जाएं, उसका भी सिलेक्शन करें। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल आपने सही कहा। अरे आप सभी ने एक और अच्छी बात कही कि सोशल एक्सेप्टेंस जो हो गई है गलत चीजों को लेकर, उसको सुधारना बहुत जरूरी है। और इन सबसे ऊपर मुझे लगता है कि ये सारी जो चीजें हैं, आदमी का दिमाग तभी परिपक्व होता है जब वो पढ़े लिखे, और पढ़े लिखे भी सही चीजें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अब वो नहीं, जब आप पढ़ेंगे आपका दिमाग परिपक्व होगा, आप सही और गलत का अंदाजा लगा पाएंगे, उसमें अंतर जान पाएंगे, और उसके बाद आप उस लेवल पर आएंगे जब आपको लगेगा कि अब मुझे अपने हक की बात करनी, हुकूक की बात करनी है, और मेरे पास इसके लिए सबसे बड़ी ताकत जो संविधान ने दी है वो दी है वोट। अगर आप वोट से एक बार ये संदेश उन राजनेताओं तक पहुंचाएं जो सही तरीके से राजनीति नहीं करते, तो मुझे लगता है कि हम उस सही राजनीति जिसकी बात शुरुआत में कर रहे थे, उस राजनीति की शुचिता की बात कर रहे थे, राजनीति में मुद्दों की बात कर रहे थे, उन सभी को उनके असली जो उनका कह सकते हैं कि उनकी जो असली आत्मा है उसके साथ उनको जिंदा रख पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास खबर में हमसे जुड़ने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।